अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है बच्चों। मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप लोगों के बीच विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी विषयों के साथ उपस्थित होता हूं। और आज का दिन विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के दिन हम लोग कुछ ना कुछ स्पेशल क्लास आपके लिए लेके आते हैं। तो बच्चों, उस कड़ी में जो आज की स्पेशलिटी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और जो इस समय वैश्विक स्तर पे अपने आप को बिल्कुल प्रिवेलेंट किया हुआ है, दुनिया उसको जानती है, किसी को ऐसा नहीं है कि कोई ना जानता हो। तो बहुत ज़्यादा परिचय में बोलने से अच्छा है कि मैं उसका नाम बता दूं। और आज हम लोग चल रहे हैं कोरोना वायरस, स्पेशली कोविड-19 को देखने और जानने की ये कोरोना वायरस है क्या, किस प्रकार का होता है, क्या करता है ये, इसका कुछ इतिहास, भूगोल और कैसे ये फैला इत्यादि, इन सारे विषयों पे आज की चर्चा का ताना बाना बुना हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये आपको आपकी प्रिपरेशन में जरूर मदद करेगा, क्योंकि ये करंट इशू से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है इससे संबंधित सवाल आपको प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं और मेंस में भी आ सकते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, शुरू करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपके लिए, कोरोना वायरस कोविड-19। तो अभी आप सभी घर में बैठे हुए हैं और सबको पता है कि बाहर की हालत क्या है और ये किस कारण से है, ये भी आपको पता है। कोरोना वायरस, तो ये कोरोना वायरस वास्तव में क्या बहुत नया है? बिल्कुल नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता है, इसका मतलब कि नया है। लेकिन क्या ये इतना नया है? तो आइए चलिए शुरू करते हैं कोरोना वायरस की पड़ताल और कोरोना वायरस को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है बच्चों, कोरोना वायरस आज का विषय है। आपको जुकाम तो हुआ होगा, विगत जो भी वर्ष बीते हैं आपके जीवन में। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जिसमें सिर दर्द, बदन दर्द, रनिंग नोज, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इंडीड, ये जो कॉमन रनिंग नोज है, सिर दर्द है, बदन दर्द है, इन्फ्लुएंजा या यूं कह लीजिए कॉमन कोल्ड, इसका भी एक कारण कोरोना वायरस होता है। यद्यपि सारे के सारे इन्फ्लुएंजा कोरोना वायरस से नहीं होते, राइनो वायरस से भी होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा का कारण कोरोना वायरस है। तो आप यूं कह लीजिए कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ये एक होता है राइनो वायरस, राइनो वायरस जिसके कारण होता है, और दूसरा होता है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस इसके कारण भी होता है। तो अबाउट 25% ऑफ कॉमन कोल्ड इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और राइनो वायरस 75% पे ये टॉप पे है, ये जुकाम वगैरह करता है। और होता क्या है बच्चों, आप कोई दवा भी नहीं लेते, 2-3-4 दिन के बाद वो जुकाम स्वयं ठीक हो जाता है। इसका मतलब कि शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो अपने आप उसको स्वयं ठीक कर लेती है। लेकिन ये जो वायरस है कोविड-19, बेसिकली कोविड-19 उस रोग का नाम है जो ये करता है। कोरोना वायरस का वुहान स्ट्रेन जो नया आया हुआ है, ये थोड़ा सा नया है और इसीलिए इसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं, नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है बच्चों, नोवेल कोरोना वायरस भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसका जीनोम नया है। पुराने वाले कोरोना वायरस, जो इससे पहले भी कोरोना वायरस आए हुए हैं, आपने सुना होगा 2003 में सार्स आया था, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स जो था 2003 में, इससे भी 800 लोग मारे गए थे, इसकी मोर्टेलिटी रेशियो इसका ज़्यादा था, स्प्रेड इसका हल्का था, कम था, स्प्रेड बहुत तेज़ी से नहीं फैलता था लेकिन मारता लोगों को था। 2003 में सार्स आया था जो कि कोरोना वायरस से हुआ था, कोरोना वायरस 1 इसको नाम दिया गया था। मिडिल ईस्ट रीजन में भी सार्स जैसी एक बीमारी फैली थी जो वो भी कोरोना वायरस के कारण थी बच्चों। मिडिल ईस्ट, नाम ही इसका था मर्स,
मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 के आसपास। मिडिल ईस्ट कंट्री में ये भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में ठीक वही चीज़ें होती हैं जो कोविड में हो रही हैं। सिम्टम्स लगभग एक जैसे हैं। तो ये कोरोना वायरस फैमिली का ही वायरस था, यानी हम कह सकते हैं कोरोना वायरस एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फैमिली है, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को कॉज करता है, और ये नया नहीं है एज अ फैमिली। तो कोरोना वायरस जो अब आया हुआ है बच्चों, जिससे हम सभी डर के सहम के घरों में बैठे हुए हैं, जरा उसकी बात करते हैं। तो कहने का मतलब एक चीज आपको तय हो गई कि कोरोना वायरस एक फैमिली है, एक ग्रुप है जो नए रूप में आया हुआ है। और ये जो नया रूप है बच्चों, ये 2019 में, दिसंबर 2019 में ये जो है चीन के वुहान में फैलना शुरू किया। 2019 वुहान एक शहर है जो कि चीन के ह्यूबेई प्रांत में है। ठीक है बच्चों, वुहान में एक इंस्टीट्यूट है जिसपे वायरस, जहां पे वायरस के बारे में रिसर्च होते हैं, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी पे रिसर्च होते हैं। और जो आजकल आप मीडिया में भी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चीन के द्वारा बायोलॉजिकल वेपन के रूप में डेवलप किया जा रहा था, और वहां से ये किसी तरह से स्पिल ओवर हो गया, वहां से ये किसी प्रकार एक्सीडेंटली बाहर निकल गया और फैलना शुरू कर दिया। ये एक विचार है, एक विचारधारा चल रही है, हम श्योर नहीं हो सकते और हम श्योरिटी के साथ इसे कह नहीं सकते। तो बच्चों, शुरुआत तो हुई है वुहान से ही, और वुहान से ये फैलना शुरू हुआ है। और वुहान में जब ये फैलना शुरू किया तो चूंकि इसके कारण जो डिजीज हो रही थी वो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं, श्वसन तंत्र हैं, उसको प्रभावित कर रही थी, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन को प्रभावित करने के कारण इस जो ये जो बीमारी थी ये काफ़ी कुछ सार्स से मिलती जुलती थी। तो बात आई इसके नामकरण की, तो चाइना ने इस बार मना किया कि देखिए किसी जगह से के नाम से आप नाम रख देते हैं, जैसे कि आपने मर्स रख दिया था, तो वो पर्टिकुलर जो देश होते हैं उसको काफ़ी सालों तक उसके नाम से जाना जाता है, जो कि एक डेरोगेटरी है, थोड़ा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और इस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वर्ल्ड में इस तरह की सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जाती। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों पे हो जाता है कि ऐसी कंट्री है जहाँ पे इस तरह के रोग हुए थे। तो इसका नामकरण हम जगह से नहीं करेंगे, इसे वुहान स्ट्रेन नहीं करेंगे। चाइना ने अपना विरोध दर्ज किया और इसका नाम जो पड़ा वो हो गया बच्चों सार्स, ध्यान दीजिएगा, सार्स कोव 2। ठीक है बच्चों, ये नाम है किसका? उस वायरस का जो कि डिजीज कॉज करता है कोविड 19, कोरोना वायरस डिजीज 19। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो कोरोना वायरस के कारण हो रही डिजीज जो कि 2019 में हुई, इसी बात को कोविड 19 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, कोविड 19। तो कोविड 19 क्या है? बीमारी का नाम है जिसको कॉज करता है कोरोना वायरस, और उसका नाम क्या है? सार्स कोव 2। सार्स कोव 2, स्क्रीनशॉट लीजिए,
फिर आगे बातचीत चलेगी। तो बीमारी का नाम है कोविड-19 और जो बीमार करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो है SARS-CoV-2। ठीक है बच्चों, और इसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। नोवेल कोरोना वायरस कहने के पीछे औचित्य क्या होगा? व्हाई इट इज कॉल्ड एज नोवेल कोरोना वायरस? दिस इज कॉल्ड एज नोवेल कोरोना वायरस। ये वाला कोरोना वायरस नया है। क्यों है नया? क्योंकि जो सार्स वाला वायरस था, सार्स यहां मैं लिख देता हूं इसको मिटा के, जो सार्स कॉज किया था उसका नाम रखा गया था सार्स। इसका नाम रखा गया था सार्स कोव-1। ये जो सार्स कोव-1 था, यानी सार्स कोरोना वायरस 1 जो 2003 में आया था, और नोवेल कोरोना वायरस सार्स कोव-2, इन दोनों में 96% की सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी कितने परसेंट की? 96% की सिमिलैरिटी है। और ये सिमिलैरिटी उनके जेनेटिक मटेरियल की है। और वायरस, इस वायरस में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अभी मैं बताऊंगा आपको। 96% की सिमिलैरिटी इन दोनों वायरस में है और 4% का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, 4% के इसी डिफरेंस के कारण जो ये वाला स्ट्रेन है, इस वाले स्ट्रेन से ज्यादा स्टबबॉर्न है, रेसिस्टेंट है। इस पे कोई दवा काम नहीं कर रही, इसका कोई वैक्सीन नहीं है अभी इसका एज अ ट्रीटमेंट पूरे विश्व में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता। काम चल रहा है, आने वाले समय में ट्रीटमेंट आएगा, वैक्सीन आएगी, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई कारगर ट्रीटमेंट नहीं है। इस 4% का चेंज ऐसा माना जा रहा है। इसमें भी विचारधारा है बच्चों। एक विचारधारा कह रही है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ये 4% का म्यूटेशन किया गया डेलिबरेटली, इसको इस तरह का बनाने के लिए कि ये बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो और चीन इसे आगे कभी भी मिसयूज करेगा। दूसरा कहा जा रहा है नेचुरली, जो कि सत्य के काफी करीब भी है, क्योंकि जो साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी है वो ये बात मानती है कि वायरस का जीवन काल बहुत छोटा होता है और हर समय ये अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज करते रहते हैं, और कुछ ही समय में चूंकि उनका जीवन काल पूरा हो जाता है तो उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, जिसे हम उत्परिवर्तन के रूप में देखते हैं। बाकी जैसे हम आप हैं, हम लोगों की पूरी लाइफ साइकिल एक लंबी लाइफ साइकिल होती है 70-80 साल का। उसके बाद जो परिवर्तन होता है अगली पीढ़ी में देखा जाता है। लेकिन यहाँ विद इन फ्यू मिनट्स वायरस का लाइफ साइकिल एंड होता है, अगले वायरस आते हैं, उसके अगले वायरस आते हैं। सो इट इज़ वेरी रैपिड लाइफ साइकिल, बहुत तेजी से बदलते हैं। तो ऐसा संभव है कि इसका ये जो 4% जो चेंज है जेनेटिक मटेरियल में, अनुवांशिक द्रव्य में, वो इसके नेचुरल लाइफ के कारण प्रकृति ने दिया हो। ठीक है बच्चों, तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता वेदर इट इज चाइना, इसके पीछे चीन है, या इसके पीछे खुद प्रकृति है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको दोनों बातें आपके सामने रखी। ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि कभी कभी न्यूज़पेपर में इस तरह की चीज़ें होती हैं और हम लोग अटक के रह जाते हैं, और आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे तो ज्ञान का भंडार ही चल रहा है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। बट आप जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपके पास जो जानकारी हो वो पुख्ता हो। तो ये है हाल कोरोना, जो नोवेल कोरोना वायरस है, यानी कि SARS-CoV-2 का, जो कि 96% सिमिलर है पुराने वाले SARS-CoV-1 से 2003 में जो आया था, और 4% का जेनेटिक मटेरियल में अंतर है। और ये अंतर हो सकता है कि ये नेचुरली हुआ हो म्यूटेशन के कारण, क्योंकि लाइफ साइकिल छोटी होती है, अथवा डेलिबरेटली बनाया गया हो सकता है कुछ भी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसका नाम है कोरोना।
कोरोना नाम इसे क्यों पड़ा, इस फैमिली का नाम कोरोना क्यों पड़ा, उसके पीछे की कहानी है बच्चों। बहुत छोटी सी कहानी है। जब कोरोना वायरस पहली बार देखा गया था, इट वॉज सीन इन 1930 इन चिकन, मुर्गे में दिखा था ये 1930 में, इट वॉज सीन इन चिकन। तो जब इसे देखा गया बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से इसके पूरे सरफेस पे प्रोटीन के स्पाइक्स थे। और ये काफी कुछ, अब यहां तो मैं बना ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि आपको पता है मैं कैसा चित्रकार हूं। तो इसके जो पहले एक मेम्ब्रेन थी लिपिड की बनी हुई, ठीक है बच्चों, लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन थी और पूरे सरफेस पे प्रोटीन के स्पाइक्स थे। और इसके अंदर, दूसरे रंग से बनाऊं, इसका जेनेटिक मटेरियल था जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। क्या था बच्चों? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, और दैट टू सिंगल स्ट्रैंडेड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड था। कब ये देखा गया था? 1930 में। और 1960 में इसे पहली बार ह्यूमन के अंदर रिपोर्ट किया गया। और ह्यूमन के अंदर रिपोर्ट किया गया तब इसका ये स्ट्रक्चर देखा गया और पाया गया कि ये जो दिखता है वो सूरज के कोरोना लेयर जैसा दिखता है। जो सूरज का आभा मंडल है, इसके चारों तरफ ये प्रोटीन के स्पाइक्स ठीक उसी तरह दिखाई पड़ते हैं एज इफ कि सूरज से रेडिएशन से निकल रहे हों, और उसका कोरोना जैसा दिखता है। इसीलिए इसको नाम कोरोना दे दिया गया, इस फैमिली को नाम कोरोना दे दिया गया। ठीक है बच्चों, और इसे पहली बार 1930 में देखा गया, ये नोट करिएगा आप। और इसको देख पहली बार रिपोर्ट करने, जो ह्यूमन में जब रिपोर्ट किया गया था, उसको रिपोर्ट करने वाली महिला थी जून एल्मीडा। जून एल्मीडा, लंदन। इन्होंने इसे पहली बार ह्यूमन में रिपोर्ट किया था। ठीक है बच्चों, ये तो बात रही कि कोरोना वायरस को कब पहली बार देखा गया, ह्यूमन में कब पहली बार देखा गया। इसका नाम कोरोना क्यों है? कोरोना इसलिए है क्योंकि इसकी जो शक्ल है, सरफेस जो बाहर से देखते हैं, वो दिखता है कि ये सूरज के आभा मंडल, सूरज के कोरोना जैसा दिखता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन के ऐसे स्पाइक्स निकले हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे लगता है कि रेडिएशंस निकल रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोरोना वायरस। ठीक है बच्चों, नामकरण क्यों हुआ ये बात आपको मैंने समझा दी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोरोना वायरस सूर्य के कोरोना से मिलते जुलते रहने के कारण, दिखने के कारण, रहने के कारण ये दिखने के कारण कोरोना नाम पड़ा। ठीक है बच्चों, सूर्य के आभा मंडल से जैसे दिखने के कारण इसका नाम कोरोना हो जाता है। ठीक, आपको पता है वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है बच्चों, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ये तो पता है ना। ऐसे ये बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे ही इनको मिल गया कोई जीवित कोशिका, हॉस्ट मिलते ही ये बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और खूब सारी अपनी कॉलोनी बना लेंगे। तो कोरोना नहीं, कोई भी वायरस कनेक्टिंग लिंक है। तो आइए जरा इसके एनाटॉमी के बारे में चर्चा करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने वहां बनाया भी था। इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड की।
लिपिड की मेम्ब्रेन होती है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को बनाने में मेहनत कर रहा हूं। लिपिड की मेम्ब्रेन होती है और ये लिपिड की मेम्ब्रेन इतना, ये सारा होता है, समझ लीजिए। मैं पूरा नहीं बना रहा क्योंकि आपका समय जाएगा। यस, ये लिपिड की मेम्ब्रेन ऐसे पूरी होती है और लिपिड की मेम्ब्रेन से बने इस सरफेस के ऊपर प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों, प्रोटीन के स्पाइक्स इससे बन ही नहीं रहे हैं, इसी से बना लेते हैं बच्चों। ये स्पाइक्स होते हैं प्रोटीन के, पूरे सरफेस पे ये स्पाइक्स होते हैं और बेसिकली इसी के कारण इसका नाम कोरोना पड़ा। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा। और ये इसको बना दूंगा तो थोड़ा आपको अंदर आरएनए कैसे दिखा पाऊंगा। चलो ठीक है, स्पाइक्स बना दिए मैंने बाहर, और अंदर जो है इसके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है बच्चों, ये है आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब आप सुनिए जरा, आपने खूब सैनिटाइजर यूज किया अथवा खूब हाथ धोए, ऐसा क्यों कहा गया आपको? उसका कारण मैं बता देता हूं बच्चों। जैसे ही ये जो लिपिड मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये लिपिड मेम्ब्रेन, जब इसको साबुन से आप धोते हो हाथ, तो होता क्या है, जो लिपिड मेम्ब्रेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है और लिपिड मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खुल जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जिस बल से वो बंधे हुए हैं वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उसे धुल दिया साबुन से। ऐसे नहीं, साबुन से। आप खुद देखो, जैसे आपके हाथ में घी लगा हो और आप पानी से हाथ ऐसे धोएं, वो घी नहीं हटेगा। लेकिन जैसे ही आप डिटर्जेंट हाथ में लेकर के धोते हैं, घी आपके हाथ से धुल जाता है। प्रैक्टिकली आप करके देखना। ठीक वैसे ही ये लिपिड है, और लिपिड जैसे ही आप सोप से धोते हो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और जिस बल से ये सरफेस को पकड़ा रहता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ता है और ये डिसइंटीग्रेट होता है। साबुन से धोते ही इसकी ये मेम्ब्रेन खुल जाएगी और सारा का सारा वायरस मर जाता है। दूसरा, आप क्या करते हो, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होता है ना, अल्कोहल सैनिटाइजर, इसको आप यूज करते हो। अल्कोहल क्या करता है, लिपिड को अपने अंदर घुला लेता है। अल्कोहल में लिपिड घुल जाता है, तो आप लिख सकते हैं लिपिड अल्कोहल में घुल जाता है। अगेन, जैसे ही लिपिड अल्कोहल में घुलेगा, इसकी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी और ये वायरस मर जाएगा इमीडिएटली। इसका मतलब ये दोनों चीजें बहुत इफेक्टिव है। अल्कोहल में घुल जाता है, इसका ये मतलब है कि बाहर से अल्कोहल यूज करना है, अंदर से अल्कोहल नहीं यूज करना। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हम पिएंगे शराब तो ये पास नहीं आएगा, बहुत पास आएगा और बड़े प्यार से नाम भी पुकारेगा। हाँ, लेकिन अगर आप
हाथ धोते हैं सैनिटाइजर से तो ये पास नहीं आएगा। एनीवे, ठीक है बच्चों, तो लिपिड अल्कोहल को घुला लेता है और साबुन इस लिपिड के बीच बनने वाले आकर्षण बल को कम कर देता है, और दोनों स्थितियों में क्या होता है बच्चों, इसके लिपिड लेयर की जो इंटेग्रिटी है वो टूट जाती है और ये वायरस मर जाता है। तो ये कुछ एनाटॉमी थी, और उसमें जो है हमारा सैनिटाइज़र और अल्कोहल के यूज़ से इस पे क्या प्रभाव पड़ता है जिससे ये आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है और गवर्नमेंट कहती है कि आप प्रॉपर हाथ धुलें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। अब क्या कर रहे हैं लोग कि बाहर से जो सब्जी लेके आ रहे हैं उसको भी वो साबुन से धोना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि साबुन अंदर परकोलेट कर जाएगा और वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उस स्थिति में आप मार्केट से चीज़ों को लाइए, उसे जब यूज़ करना हो उससे 1-2 दिन पहले ही ले आइए और उसे कोने में कहीं रख दीजिए, और बाहर रख सकते हैं और वेट करिए 1 दिन का, 2 दिन का, 9 घंटे तक ये वायरस सरफेस पे रह सकता है, उसके बाद अपने आप मर जाता है। 9 दिन मैं बोल गया, 9 घंटे तक। 5 मिनट से लेके 9 घंटे तक ये सरफेस पे रह सकता है। ऐसा नहीं है कि 9 घंटे, मैक्सिमम है 9 घंटे, उसके बाद आप उसे उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी बात, आप उस सब्जी को जब कुक करेंगे तो अपने आप वो उतने टेम्परेचर पे मर जाएगा, लेकिन मीनवाइल वो आपके हाथ पे आ सकता है। इसलिए बेटर यही है कि आप उसे रखें और कुछ समय के बाद, जैसा कि मैंने बताया आपको, 1-2 दिन के बाद उसे उपयोग में लाएं। उसको धुले नहीं, साबुन के घोल में डाल के लोग धो रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष और महिलाएं बैठी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते जा रहे हैं, और दीज ऑल आर मिथ। तो जो कुछ गवर्नमेंट आपको कह रही है, जो कुछ ICMR आपको कह रहा है, उन चीज़ों को आपको अपनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, और आगे है ये कोविड-19 फैला कैसे, इसकी ओरिजिन क्या है। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि चाइना चाइना चाइना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जूनोटिक डिजीज़ है। तो इसमें हमें जूनोटिक समझना है बच्चों क्या है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, संभावना इसकी भी है, नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि चीन कुछ इस प्रकार का है भी कि वो ऐसी चीजें कर सकता है, और अब हो सकता है वो एक्सीडेंटली चीजें हुई हों, अब उसको ढकना चाहता हो। तो ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बना और वहीं से फैला, ऐसी मान्यता है। दूसरा, जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी, जो लाइफ साइंस के लोग हैं, वो इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये चमगादड़ से या पेंगोलिन, एक और जानवर है बच्चों पेंगोलिन, उसको भी खूब खाते हैं और दवा के रूप में यूज होता है, अथवा उससे मनुष्यों में आया है। आने का जो इसका रास्ता था वो चमगादड़ से सीधे मनुष्य में हो सकता है, चमगादड़ से किसी डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल के थ्रू होते हुए मनुष्य तक। कहने का मतलब ऐसे कोई भी रोग जो जंतुओं से मनुष्य में आ जाए, जूनोटिक डिजीज कहे जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज। तो इस पर, इसकी चर्चा हम लोग आगे देखेंगे। लेट द कर्टन डाउन, पर्दा अभी गिरा हुआ है, लेट इट बी ओपन, तब हम लोग उस पर चर्चा कुछ कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग जूनोटिक डिजीज को देखें, जो कि सत्य के करीब लग रहा है कि जूनोटिक डिजीज हो सकता है। और उसके लिए वुहान में ही एक मीट मार्केट है बच्चों, और वहाँ पे हर जंतु के मांस खाए जाते हैं चीन में, और ऐसा हो रहा था। तो बैट के थ्रू ये ह्यूमन में आया, किसी इंटरमीडिएट हॉस्ट, जो कि वाइल्ड या कि पेट एनिमल में से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कैट। ठीक है बच्चों, और ये पहुंचा ह्यूमन के अंदर। ठीक है बच्चों, एक बात तो ये हो सकती है कि
बैट से वाइल्ड पेट और ह्यूमन, अथवा पैंगोलिन, पैंगोलिन एक जानवर है बच्चों, पैंगोलिन, और पैंगोलिन की स्केल्स को मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें है, चाइनीज़ ऐसा मानते हैं, और पैंगोलिन की खूब हत्याएं होती हैं और उसके स्केल्स को यूज़ करते हैं ये लोग। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि पैंगोलिन से ये ह्यूमन के अंदर आया। ठीक है बच्चों। अब बैट से ये किसी वाइल्ड एनिमल के थ्रू आया है या डायरेक्ट आया है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये वहाँ जो है इसको चमगादड़ को सीधे सीधे भी खाते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक तो ये बात चल रही है कि ऐसा है, और ये जो रास्ते हैं इनको कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज वो बीमारियां बच्चों जो कि पशुओं से इंसानों के अंदर आ जाती हैं। जूनोटिक रोग, इसको हिंदी में भी जूनोटिक या पशुजन्य रोग कहते हैं, जूनोटिक डिजीज कहते हैं, पशुओं से ह्यूमन में। जैसे कि अभी कोविड-19, इससे पहले बहुत सारी डिजीज हैं जो जूनोटिक डिजीज के रूप में जानी जाती हैं, जिसमें एड्स भी है बच्चों। ठीक है। तो जूनोटिक डिजीज आजकल तेजी से ह्यूमन में आ रही है। इसका मतलब ह्यूमन और एनिमल का जो इंटरफेस है मिलने का, वो बढ़ा है। तो कभी कभी सवाल ऐसा भी आ सकता है बच्चों कि जूनोटिक डिजीज के बढ़ने का या होने का क्या कारण है। तो उसका थोड़ा सा यहाँ एक, चूंकि ये शब्द है इसको समझना चाहिए आपको। तो इसका एक कारण ये है कि ह्यूमन एनिमल इंटरैक्शन। अब इंटरैक्शन का लेवल देख लीजिए आप। अब यहां चमगादड़ खाना शुरू कर दिया, क्या जबरदस्त इंटरैक्शन है, सीधे सीधे प्रे एंड प्रेडेटर का इंटरैक्शन है। तो वॉट एवर प्रेजेंट इन बैट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन, इनके में चला जाएगा। बैट के अंदर ये डिजीज काफी सालों से थी, तो बैट के अंदर उसके प्रति प्रतिरक्षा उनकी उत्पन्न हो गई होगी। अब यहां ये नए नए थे, इनको पता भी नहीं था, और इनके अंदर प्रतिरक्षा तो है नहीं। तो कोविड-19 जो डिजीज है, अगर उसकी मॉर्टेलिटी देखी जाए तो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, कोमॉर्बिडिटी के कारण लोग ज़्यादा मर रहे हैं। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि और भी बीमारियां अगर होती हैं कोविड-19 के अलावा, तो कोविड-19 उसकी सीवियरिटी को बढ़ा देता है और डेथ रेट बढ़ जाती है। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है कोविड-19, लेकिन मार कम रही है। आर यू गेटिंग दिस? अभी हम लोग उस पर चलेंगे। यहां जरा हम लोग देख रहे थे कि जूनोटिक डिजीज ह्यूमन तक आती कैसे है। अगर ये जानवरों में है तो ह्यूमन तक आती क्यों है? तो बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमन एनिमल इंटरैक्शन, और एक उसमें है कि हम सीधे सीधे खाने लगे। दूसरा बच्चों की बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल यू कैन से वर्क और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, हम अपना स्ट्रेच बढ़ाते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, जानवरों के हैबिटेट जो है खत्म करते जा रहे हैं, उनकी जो आवास जहां वो रहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जानवर भी ह्यूमन के साथ को एग्जिस्टेंस में रहने लगे हैं, जिससे ये इंटरेक्शन और बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारे जूनोटिक डिजीज को बढ़ावा देते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मानवकृत जो कार्य हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जिसमें विकास के कार्य हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, नगर का निर्माण चल रहा है, तो उसमें जंगल काटे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। तो इस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से क्या हो रहा है बच्चों? हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस किसका? हैबिटेट लॉस हो रहा है एनिमल का।
तो जब इसके हैबिटेट ख़त्म हो रहे हैं तो एनिमल भाग भाग के आपके शहरों में आके रह रहे हैं। और अभी आपने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, वो भी परेशान है कि ऐसा क्या हो गया, ये चहल पहल रोज़ रहती थी, बिल्कुल जंगल बना दिया। बट यस, जंगल बना हुआ है और धरती जो है अपने को रिचार्ज भी कर रही है। और बहुत सारे जो न्यूज़ आ रहे हैं कि नदियाँ साफ़ हो गई, जस्ट इमेजिन, वाकई ये चीज़ें हो रही हैं। और कितना सारा गंदगी हम लोग फैलाते थे। कभी कभी तो लगता है ये कहना भी गलत ना होगा कि वायरस हम स्वयं हैं, कोरोना तो एक छोटा सा जीव है बेचारा। एनीवे, ऐसे लिखिएगा मत, बट ऐसा फील होता है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण हैबिटेट लॉस हो रहा है, और हैबिटेट लॉस होने से जो एनिमल हैं वो ह्यूमन के और करीब आ रहे हैं, और वो इंटरेक्शन लेवल बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पेट एनिमल बनाने में हो या खाने पीने में हो। तो ये इंटरेक्शन जूनोटिक डिजीज़ को बढ़ा रहा है। ठीक है बच्चों, तो जूनोटिक डिजीज़ समझ लीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जूनोटिक डिजीज़ का, जिसमें कोरोना भी है, एड्स भी है। ठीक है बच्चों, तो मोस्टली दे आर वायरल डिजीज़ हैं। जूनोटिक डिजीज़ क्या है इसका मैंने आपको बताया, कारण क्या है इसके बढ़ने का ये भी मैंने आपको बताया। मैंने दोनों विचारधाराएं आपको बता दी कि चाइना का खुराफात तो नहीं है, अथवा ये जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है बच्चों, अब आइए ज़रा बात करते हैं इसके स्प्रेड पे, किस प्रकार से ये फैल रहा है। तो फैलने का जो इसका तरीका है वो है ह्यूमन टू ह्यूमन, ये तेजी से फैल रहा है। कोई जो पेशेंट है जो इससे ग्रसित है, उसको जो कॉमन कोल्ड सिंड्रोम होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। वो अगर छींकता है तो एयर में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं उसमें ये वायरस निकलता है, क्योंकि ये बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, स्पेशली लंग्स को डिस्टर्ब करता है। क्या करता है ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके स्प्रेड का जो कारण है, इसके फैलने का जो कारण है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन है, ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है बच्चों, अगर सोशल डिस्टेंसिंग कर ली जाए और दूरी बढ़ा ली जाए तो इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, सोशल डिस्टेंसिंग। और फिलहाल यही एक तरीका दिखाई पड़ रहा है जिससे हम इस महामारी से बच सकते हैं। ये पेंडेमिक है, महामारी है। तो दो तीन शब्द होते हैं इससे भी जुड़े हुए जो आपको जानना चाहिए। एक होता है एपिडेमिक, दूसरा होता है पैंडेमिक, और तीसरा होता है एंडेमिक। ये रोगों के लिए ये नाम दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन है बच्चों, इसको हम लोग जरा समझ लें पहले। एंडेमिक वो डिजीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर इथेनिसिटी के बीच में हमेशा होती रहती हैं। तो दीज आर लोकलाइज्ड, और ये वहां पे प्रिवेलेंट है, ये होती रहती है उस पर्टिकुलर एरिया में और कुछ पर्टिकुलर एथेनिसिटी को। इपिडेमिक क्या है बच्चों? इसके साथ भी यही है कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया में होने वाली अचानक से फैलने वाली बीमारी है, ये होती रहती है, दीज आर कॉमन। जैसे एग्जाम्पल में मलेरिया अफ्रीकन कंट्री में एंडेमिक है। ठीक है बच्चों, मलेरिया अफ्रीकन कंट्री में एंडेमिक है, वहाँ होता रहता है। कुछ एथेनिसिटी, कुछ लोग हैं जो हमेशा उससे परेशान रहते हैं, ठीक होते हैं, परेशान होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक, इट इज लोकलाइज्ड आल्सो। इन केस ऑफ एपिडेमिक्स ये क्या होता है, ये वहाँ हमेशा नहीं होता, अचानक से फैला, बड़े लार्ज स्केल पे उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में फैला, कई लोगों को अपने चपेट में लिया और त्राही त्राही मच गई, ये है एपिडेमिक। और पैंडेमिक क्या है? जब ये एपिडेमिक जो कि अचानक से आया है, वैश्विक हो जाए,
पूरे ग्लोब पे इसका असर होने लगे तो उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। इसका मतलब वुहान में अगर ये फैला रहता कोविड-19 सिर्फ वुहान, ह्यूबेई या चाइना के कुछ क्षेत्रों में होता तो ये एपिडेमिक होता, लेकिन जनवरी में बता दिया गया, WHO ने कह दिया कि भाई ये पेंडेमिक है, थोड़ा बच के कुछ करना होगा। तो पेंडेमिक क्या है बच्चों? इसका जो प्रेजेंस है कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है, वर्ल्ड वाइड हो जाता है। और एंड एपिडेमिक क्या है? एक पर्टिकुलर लोकलाइज जगह पे। इसका ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सोशल डिस्टेंसिंग पे हम लोग बात कर रहे थे। ये फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से, और सोशल डिस्टेंसिंग हम कर लें तो हमारा मामला बन सकता है, हम बच सकते हैं। अदरवाइज बहुत तेजी से फैलता है, मॉर्टेलिटी रेशियो कम है, बट फैलता इतनी तेजी से है कि अगर आपके पास मरीज ज़्यादा आने लगे तो उनको आप मेडिकल फैसिलिटी दोगे तो कैसे दोगे? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अदरवाइज 80% तो कहा जाता है, 80% जो पेशेंट्स हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप ठीक होके चंगे हो जाते हैं, भले इनको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। 80% को ये भी हो सकता है कि इनको पता भी न चले कि इन्हें कोरोना हुआ है और वो ठीक हो गए, क्योंकि कॉमन कोल्ड जैसे ही सिम्टम होते हैं। आर यू गेटिंग? प्रॉब्लम आती है उस 20% को जिसके ऊपर इसका सीवियर अटैक होता है, या कोमॉर्बिडिटी के कारण। कहने का मतलब किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, और उसके साथ कोविड-19 भी हो गया, तो वो समस्या में आ जाते हैं। दे रिक्वायर मेडिकल फैसिलिटीज, और उनको मेडिकल फैसिलिटीज देने में इटली, जो कि विश्व के द्वितीय पायदान पे था जहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसकी तो हालत आप देख रहे हो। और भारत तो कहीं दिखता भी नहीं है टॉप के लिस्ट में। तो सबसे जो उपयुक्त तरीका है बच्चों वो सोशल डिस्टेंसिंग ही है, इससे हम बच सकते हैं। और अभी तो लॉकडाउन है, इनकेस लॉकडाउन खुलता है, जिसकी संभावना हो रही है, तो भी आपको ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा टिल देन, जब तक ये बीमारी समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है बच्चों? तो फैलता कैसे है? फैलता है ये जो पेशेंट है उससे बाकी लोगों में। तो एक तरीका है कि वो छींके या खांसे, तो मुंह से निकले हुए जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके अंदर वायरस होता है। सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट इन एयर। ठीक है बच्चों? दूसरा, ये सस्पेंड कितनी देर करेगा एयर में? धीरे से ये सेटल डाउन होगा। सेटल डाउन होगा तो सरफेस पे आकर के ये बैठ जाता है, और कई सारे सरफेस, इसकी जानकारी आपको होगी, पे इसका टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 5 मिनट से लेकर के 1-2 दिन तक। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके फैलने का कारण है ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट, पहला। दूसरा, जो पेशेंट है उसके मुंह से निकलने वाले वाटर ड्रॉपलेट से, अगर वो खांसते हैं या छींकते हैं, और वो वाटर ड्रॉपलेट या वो व्यक्ति किसी दरवाजे को, लिफ्ट को खोला हो तो उसके कांटेक्ट से वायरस वहाँ भी हो सकता है। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच वी कैन मैनेज ऑन योर ओन। हम लोग अपने से इसको मैनेज कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। चूंकि ये वाटर ड्रॉपलेट से फैलता है, इसका मतलब ये एयरबॉर्न भी है, मतलब एयर के थ्रू भी ये फैल सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। मास्क जरूर लगाएं। वो लोग भी लगाएं जिनको कोरोना हुआ है, या जो कोरोना से सफ़र कर रहे हैं वो लोग भी लगाएं जिनको कोई दिक्कत नहीं है। ये मास्क दोहरी शील्ड देता है, जिनको हुआ है उनसे फैलने नहीं देगा, जिसे नहीं हुआ है उन्हें होने नहीं देगा, और इसलिए इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो मास्क लगाने के लिए आपको इसीलिए कहा जाता है कि कवर योर फेस, और कुछ बेसिक
टीनेंट्स बताए जाते हैं कि आप छींको तो ऐसे मुंह पे नहीं छींक दो, अपने एल्बो के अंदर छींको, क्योंकि जब आप छींकते हो तो साइंस कहता है कि आपके जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं दे कैन रीच अप टू 25 to 30 फीट, उतनी दूर तक जा सकते हैं। तो अगर आप पोटेंशियल कोरोना पेशेंट हैं और ऐसे छींकते चल दिए तो आप कितने लोगों का कांड कर देंगे आप खुद समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ बेसिक जो सेंस, सिविक सेंस कह लीजिए उसको, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम अगर मास्क पहने, हाथ धोएं साबुन से, सिंपल सोप से, और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें तो ये कोरोना हमारे श्वसन तंत्र तक नहीं पहुंच सकता। अगर ये श्वसन तंत्र तक नहीं पहुंचता तो ये हमें परेशान भी नहीं करेगा। श्वसन तंत्र में क्या करता है, बहुत खुराफाती है बच्चों। ये सारे वायरस जो होते हैं ना, इनके अगर किलिंग इंस्टिंक्ट को देखा जाए, किस तरह से ये मारते हैं जीवों को, तो आप जो किलर होते हैं, क्या उनको कहते हैं, सीरियल किलर्स, उनकी साइकोलॉजी को भी ये फेल कर दें। तो कोरोना वायरस कैसे मारता है मैं आपको बताता हूं। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों, और दो पेयर होते हैं लंग्स के। लंग्स का जो एपिथेलियम होता है उस पे एक प्रोटीन होता है ACE2 प्रोटीन, ये एपिथेलियम है। उस पे एक प्रोटीन है ACE2 प्रोटीन, और ये ACE2 प्रोटीन जहां भी होता है कोरोना को अट्रैक्ट करता है। कोरोना अंदर आता है, अंदर आने के बाद लंग के एपिथेलियम को कवर कर लेता है, इस प्रोटीन को अपना खाना पीना शुरू कर देता है। और चूंकि लंग का एपिथेलियम है तो लंग के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स जिनके चारों तरफ होती हैं। लंग्स के छोटे छोटे कंपार्टमेंट जिसके न्यूमरस, इट इज बिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर देयर इन आवर लंग्स। और उन एल्वियोलाई को अगर एक साथ उनकी सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो 3 बड़े बड़े फुटबॉल के फील्ड जितना एरिया हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, ये एल्वियोलाई आपके लंग को इतना बड़ा सरफेस एरिया देते हैं। क्यों देते हैं ये सरफेस एरिया? ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके, इफिशिएंटली गैसियस एक्सचेंज हो सके। ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ दे दी जाती है, और एल्वियोलाई में आया हुआ ऑक्सीजन एयर के साथ वहाँ एक्सचेंज हो जाता है, और हीमोग्लोबिन दौड़ते हुए शरीर में उसको पहुँचा देता है। इट अकर्स इन योर बॉडी एवरी पासिंग ऑफ सेकेंड। ये हो रहा है आपके शरीर में। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एल्वियोलाई। तो मैं जरा एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। ऐसे छोटे छोटे एल्वियोलाई कई सारे होते हैं, ये ज्यादा फोल्ड बन गए, कुछ ऐसे, ठीक है बच्चों। और इन एल्वियोलाई के किनारे किनारे न्यूमरस ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं जिनके अंदर रक्त होता है, और ये कई सारे होते हैं, ठीक। अब क्या होता है बच्चों, ये एल्वियोलाई एपिथेलियल सेल की बनी होती हैं, ठीक है। तो यहां जरा पहले मैकेनिज्म समझ लीजिए। यहां पे एयर आई, और एयर में है ऑक्सीजन और भी नाइट्रोजन और सब कुछ है, और इसमें ब्लड है। ब्लड कहां से आ रहा है? ये ब्लड आ रहा है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हार्ट ने उसको भेजा है लंग के पास शुद्ध होने के लिए। हम लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये ब्लड आकर के इसमें जैसे ही आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होता है, फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड इधर भाग आती है, सिंपल ऑस्मोसिस से, ठीक है। और
हीमोग्लोबिन तुरंत तैयार होता है और ऑक्सीजन यहाँ चला आता है। यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है क्योंकि ब्लड तो आ रहा है हर सेल से इकट्ठा करके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम होगा। हीमोग्लोबिन लेकर के ये ब्लड चला जाता है बॉडी के अदर पार्ट्स पे। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये जो सरफेस है जो एपिथेलियल सेल का बना हुआ है, जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है अल्वेओलाई के कारण और गैसियस एक्सचेंज यहां होती है। अब आता है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस आपको पता है इसकी एपिथेलियल में एक प्रोटीन है ACE2 प्रोटीन, उसको अट्रैक्ट करती है, उसको खाना शुरू करता है और उस पर फीड करता है और इस एपिथेलियल सेल को खाना शुरू करता है और इसमें वायरस की संख्या बढ़ती है और इस एल्वियोलाई को फोड़ देती है। अगली एल्वियोलाई, उससे अगली एल्वियोलाई। तो होता क्या है, जो इससे बनने वाला स्पुटम होता है वो इसको जाम करने लगता है। इसको रोकने के लिए बॉडी के अंदर बलगम बनता है बच्चों, वो प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है। और ये जब जाम हो जाता है, दूसरा सरफेस एरिया घट जाने से बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। साथ ही साथ ये सरफेस एरिया ख़त्म होने लगते हैं और ये जाम होने लगता है तो सांस नहीं ली जाती, और ये लास्ट स्टेज होती है बच्चों पेशेंट की। और उसके बाद पेशेंट सांस न ले पाने के कारण और ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाने के कारण मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की तरफ जाता है और मर जाता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि इसे अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम तक नहीं लाने दें तो हम इससे बच सकते हैं। ठीक, अगर ये आ भी जाए तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो इस पे वर्क करे और इसको खत्म करे। यानी कि आपकी प्रतिरक्षा ऐसी डेवलप होनी चाहिए पहले से, जिसके लिए वैक्सीन चाहिए, जो कि हमारे पास अभी है नहीं। कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो ये सीवियर कंडीशन कुछ ही लोगों में है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर है, कोमॉर्बिडिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, बाकी ऐसा नहीं है कि ये सबको ऐसा करेगी। तो ये एक चैन से सांस लेने को देता है आपको कि चलो ठीक है मॉर्बिडिटी कम है, लेकिन फैलता बहुत तेजी से है जो इसकी नेगेटिविटी है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे बच्चों कि लंग की एपिथेलियम पे ये अटैक करता है और इसमें बलगम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बन जाता है ज़्यादा, जिससे ये जाम हो जाता है और सांस नहीं ले पाता आदमी, और इन लास्ट स्टेज मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से मर भी सकता है। तो ये स्थितियां होती हैं बच्चों। और कोरोना वायरस के मारने का जो तरीका है आपने देखा, एल्वियोलाई को धीरे धीरे फोड़ता है और फोड़ते फोड़ते सरफेस एरिया घटा देता है और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस, और वो भी क्या हालत होती है। चलिए बच्चों कुछ बातचीत करते हैं इसकी टेस्टिंग और डायग्नोसिस के लिए। आपको टेस्टिंग पता होनी चाहिए, तो इसकी दो टेस्टिंग अभी पॉसिबल है, टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस। दो टेस्टिंग पॉसिबल है, एक है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट में बच्चों ब्लड लिया जाता है और ब्लड में एंटीबॉडी देखी जाती है कि है कि नहीं। ब्लड रक्त लिया जाएगा और ब्लड में देखा जाएगा कि एंटीबॉडी है कि नहीं। अब एंटीबॉडी क्या होती है, मैंने जनरल साइंस में आपको बताया है कि जब कभी कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली उसको रोकने के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाती है, नए प्रोटीन्स बनाती है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अच्छे से पहचानता हो, उसकी हर एक्टिविटी को जानता हो और हर उसके मूव को समझता हो। तो ये एंटीबॉडी वो सैनिक हैं जो बाहर से आए हुए दुश्मनों के लिए बनाए जाते हैं। तो जब कभी किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होगी तो वो दो बात बताएगा कि या तो यह व्यक्ति
रोग से ग्रसित है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली बात, या फिर रोग से ग्रसित था। अब आप कहोगे सर दोनों बात तो एक ही है। नहीं बच्चों, या तो ये ग्रसित है या तो ग्रसित था, ये बताता है आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीबॉडी। अगर वो ग्रसित है, इसका मतलब कि इसके अंदर अभी भी ये वायरस बचा हुआ है, ये वायरस है, तो इससे और लोगों को वायरस ट्रांसफर हो सकता है। अगर वो ग्रसित है तो वायरस है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको मैंने बताया 80% लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि इनको कोई दिक्कत हुई है। एसिम्प्टोमेटिक भी तो हो रहा है। ये जो सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के, वो 20% लोगों में तो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं कि इनको कोरोना जैसा कुछ है, बिल्कुल ठीक रह रहे हैं, और 80% लोग उनमें से ठीक हो जा रहे हैं। तो अगर उनका टेस्टिंग हो और एंटीबॉडी मिले तो हम ये कह सकते हैं, दो बातें कह सकते हैं, एक बात नहीं कह पाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि या तो वो ग्रसित है, अगर है तो वायरस उसके अंदर है और वो पोटेंशियल कैरियर है, या उसके वो रोग से ग्रसित था, कुछ दिन पहले तक था, एंटीबॉडी बनी हुई है, तो एंटीबॉडी अभी भी शरीर में है, लेकिन वायरस खत्म हो चुका है, सारा एंटीबॉडी ने इसे मार दिया है। समझ गए बच्चों? अच्छा, अब ये अगर किसी का टेस्ट हो जाए, सीरोलॉजिकल टेस्ट, तो होगा क्या बच्चों कि आप ये तो बता नहीं पाएंगे कि पर्टिकुलर आदमी जो है कंफर्म डिजीज उसको है अभी की ठीक हो गया है, यानी कंफ्यूजन होगा। तो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, वो है मॉलिक्यूलर टेस्ट, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लॉजिकल टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि एंटीबॉडी उस वायरस की है, जो बताता है कि या तो यह व्यक्ति रोग से ग्रसित था अथवा ये रोग से ग्रसित है, लेकिन वो ये एग्जैक्टली नहीं बताता कि अभी भी यह व्यक्ति रोग से ग्रसित है कि नहीं। और ये बात जानने के लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में उपयोग में लाया जाता है रियल टाइम पीसीआर। ठीक है बच्चों, टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। जो कंफर्म टेस्ट देता है वो है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में क्या करते हैं बच्चों, हम बॉडी के अंदर वायरस के आरएनए को देखते हैं। अगर वो आरएनए है, इसका मतलब वायरस अभी भी है। वो आरएनए नहीं है, इसका मतलब वायरस खत्म हो गया। उसके लिए गले से आपने देखा होगा स्वैब लिया जाता है, जो अंदर गले में जो लिक्विड है, जिसमें आपका स्पुटम भी हो सकता है, एपिथेलियल सेल है, उसको निकाला जाता है। स्वैब एक रुई के फाहे से उसको निकाल लिया जाता है, और उससे यही टेस्ट होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। अगर उस स्वैब में, और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, क्योंकि आरएनए मिलता है हमें, तो इस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हम डीएनए में बदलते हैं, और इस डीएनए को फिर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से पीसीआर से एम्पलीफाई करते हैं, और उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए यूज करते हैं रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ताकि उस स्वैब से पता चल सके कि उसके अंदर वायरस का आरएनए है कि नहीं। अगर स्वैब में ये कंफर्म हो जाता है कि वायरस का आरएनए है, दैट मीन्स उस समय वो व्यक्ति उस रोग से ग्रसित है। तो आईसीएमआर का कहना है कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग हम कंफर्मेशन के लिए करते हैं, कंफर्म करने के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करो, क्योंकि इसके रिजल्ट आने में 5 घंटे से लेकर के 2 दिन लग जाते हैं बच्चों। ठीक है, और जो मैंने सीरोलॉजिकल टेस्ट बताया वो विद इन हाफ एन आवर वो टेस्ट दे देता है।
तो दोनों टेस्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टेस्ट हो रहा है और इसमें इतना समय लग रहा है। सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उससे हो ये जाता है कि मान लीजिए 10 लोगों का टेस्ट हुआ, ठीक है, और 10 लोगों में से सीरोलॉजिकल टेस्ट करने पे 9 नेगेटिव आ गए और एक पॉजिटिव आया, तो इस एक पॉजिटिव का कंफर्म टेस्ट हो जाता है, समय भी बच गया और हम एक्सक्लूड भी कर ले गए। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए दोनों टेस्ट हो रहे हैं और दोनों टेस्ट की आवश्यकता है। तो नोट करिए, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर का उपयोग करके किया जाता है और इसकी सेंसिटिविटी अधिक होती है, गुड सेंसिटिविटी, और एग्जैक्ट डेटा देता है। आरएनए को देखा जाता है वायरस का है कि नहीं, और वायरस का आरएनए मिलने पे ये कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति जो है रोग से ग्रसित है अभी और वायरस इसके अंदर है, ठीक है बच्चों। और थ्रोट से स्वैब लेते हैं, स्वैब उसका लेके उसको आगे जो है जांच के लिए भेजा जाता है, ठीक है बच्चों। तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जो है वो कंफर्मेशन के लिए है, सीरोलॉजिकल टेस्ट इसलिए है ताकि, चूंकि वो जल्दी हो जाता है, ताकि हम तेजी से टेस्ट कर पाएं, ज्यादा लोगों को पहचान कर पाएं और इस बीमारी को रोक सकें। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। एक चीज और जान लीजिए, अभी आपने सुना होगा ग्रुप टेस्टिंग भी चल रही है। ग्रुप टेस्टिंग क्या है इसको भी समझते हैं जरा, मजेदार है। आईसीएमआर ने इसको कहा है कि हाँ, हम ग्रुप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो वो 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी ग्रुप टेस्टिंग, हम लोग ग्रुप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जरा इसको समझ लीजिएगा। ग्रुप टेस्टिंग, 5 इंडिविजुअल का सैंपल लिया गया और इसको मॉलिक्यूलर टेस्टिंग विधि से चेक किया गया, ठीक है बच्चों। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग विल गिव कंफर्मेटरी टेस्ट, और मान लीजिए इस 5 में से सभी नेगेटिव आ गए, तो क्या हुआ, कंप्लीट टेस्ट है, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कि इन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या होगा, मान लीजिए ग्रुप 2 है जिसमें 5 लोग का टेस्टिंग हुआ, सैंपल हुआ और पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स इस 5 में से कोई ना कोई क्या है, कोरोना पॉजिटिव है और उसको कोरोना डिजीज है, और इसमें अगर हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कर लेंगे अथवा अलग अलग टेस्ट कर लेंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि किसको कोरोना है। तो ग्रुप टेस्टिंग से क्या होगा, टेस्टिंग का जो बेस है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा लोगों को एक साथ टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस कोरोना नहीं दिखा। तो ग्रुप टेस्टिंग अलाउड है, आईसीएमआर इंडिया में भी अलाउ कर रहा है, लेकिन ग्रुप टेस्टिंग में जो नंबर होने चाहिए वो 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये तो बात हुई टेस्टिंग की, और टेस्टिंग में मैंने आपको बताया रैपिड टेस्ट के लिए आप जो है ग्रुप टेस्टिंग भी करते हैं। रैपिड टेस्ट के लिए ग्रुप टेस्टिंग में भी आप मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, और तेजी से टेस्ट करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट है। बट ऑथेंटिसिटी उसकी क्वेश्चन नहीं है। ऑथेंटिसिटी का मतलब कि हमें रियल टाइम डेटा मिले कि इतने लोग पेशेंट हैं कि नहीं, ये बात पता चलती है बच्चों। तो ये तो बात रही कोरोना के टेस्टिंग की। अब आइए चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जरा जाने कि वाकई कुछ ट्रीटमेंट वगैरह है कि हुआ है। और टेस्टिंग में अच्छा उधर भी आया था ना कि आप अगर 20 सेकंड अपना सांस रोक लेते हैं तो इसका मतलब कोरोना नहीं है। ये सारी कोरी कल्पनाएं होती हैं जिसका मेडिकल प्रूफ नहीं होता बच्चों। और अगर मान लीजिए कि आपने रोक लिया सांस और एसिम्प्टोमेटिक है तो प्रॉब्लम तो होगी। आप तो मान के बैठे हैं कि नहीं हमें कोरोना नहीं है और आप घूम रहे हैं, आप पोटेंशियल कैरियर हैं। तो जो मेडिकल साइंस अभी कह रहा है उसको मानना चाहिए, आईसीएमआर की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, WHO जो कह रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए, और आपकी गवर्नमेंट जो कर रही है उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए एक अच्छे नागरिक के रूप में। और फालतू बातें जो ज्ञान बांट रहे हैं व्हाट्सएप पे, उनको आप देखते रहिए। बट मुझे लगता है कि
जहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है वो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ICMR है। अगर ये कुछ कहते हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। एनीवे, आइए चलिए हम लोग थेरेपी के बारे में या इसके ड्रग के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट में बच्चों पहला ट्रीटमेंट है दवा के द्वारा। एक दुआ वाला ट्रीटमेंट तो है ही, बट दवा वाला एक ट्रीटमेंट है। दूसरा है वैक्सीन, यानी टीके की खोज हो जाए, टीका। और तीसरा जो ट्रीटमेंट है बच्चों वो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट है, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीसरा ट्रीटमेंट है नॉन ड्रग थेरेपी, बिना दवा वाला, ऐसे ही कर लीजिए, नॉन ड्रग थेरेपी। कुछ अच्छा शब्द मिल जाए तो आप लिख सकते हैं नॉन ड्रग थेरेपी। ठीक है बच्चों, दवा वाले ट्रीटमेंट में आपने सुना होगा कि मलेरिया की दवा जो हाइड्रोक्लोरोक्विनोन थी, या क्लोरोक्वीन जिसको कहते हैं, वो इफेक्टिव है। तो हाइड्रोक्लोरोक्विनोन अमेरिका भी हमसे ले लिया, और ट्रंप चचा नाराज भी हो गए थे, बट पता चला कि इट इज़ नॉट इफेक्टिव। तो हाइड्रोक्लोरोक्विनोन अभी फ़िलहाल जो भी अभी 2-3 दिन पहले के जो असेसमेंट हैं वो कहते हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हाइड्रोक्लोरोक्विनोन इज़ नॉट गुड। तो उसके लिए जो है अभी हमें इंतज़ार करना होगा, और इंतज़ार लंबा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन बनेगी तभी ये चीज़ें होंगी। हाइड्रोक्लोरोक्विनोन जो मलेरिया वाली थी वो तो गई, क्लोरोक्वीन। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक ड्रग है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर नाम नोट कर लीजिएगा। रेमडेसिविर जो दवा है ये इबोला के लिए बनाई गई थी। इबोला के लिए बनाई गई थी और इसका ट्रायल चल रहा है अभी। ये पेशेंट्स को दिया जा रहा है, बट अभी ये इफेक्टिव है कि नहीं है नहीं पता। बट प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं कि रेमडेसिविर कैन बी यूटिलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना ऑल्सो इन सीवियर केस। तो रेमडेसिविर किसके लिए बनाई गई थी? इबोला के उपचार के लिए बनाई गई थी। हम लोग दवा की बात कर रहे हैं। तथा मत लिखिए, उपचार के लिए बनाई गई थी। अभी ट्रायल में है रेमडेसिविर, और ये इफेक्टिव दिखाई पड़ी है इनिशियल ट्रायल्स में। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। वैक्सीन अभी ढूंढी नहीं गई है, फिलहाल अभी ट्रीटमेंट नहीं है। तो अभी जो दवाएं चल रही हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। क्लोरोक्वीन काम नहीं कर रही। रेमडेसिविर को अभी ट्रायल में रखा गया है, 2 दिन पहले की खबर है। इसके बाद अगली दवा है बच्चों जो एड्स में दी जाती है। एड्स के लिए दी जाती है दवा। ये दवा का कॉम्बिनेशन है, उसमें है लोपिनावीर और रिटोनावीर। लोपिनावीर प्लस रिटोनावीर, ये दोनों दवाएं कॉम्बिनेशन में एड्स पेशेंट को दी जाती हैं, और इस पे भी ट्रायल चल रहा है। और मई 2020 तक एक्सपेक्ट किया जाता है, 2020 तक ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। और इससे भी सब्सटेंशियल रिजल्ट्स आए हैं। लोपिनावीर और रिटोनावीर से सब्सटेंशियल रिजल्ट आए हैं। ये भी इसको रोकने में काफ़ी हद तक सक्षम है, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कि ये कंप्लीटली इसको ख़त्म कर सकती है। तो ड्रग पे आधारित जो थेरेपी है उसमें हमारे पास ये 2 दवाएं रेमडेसिविर और लोपिनावीर रिटोनावीर के कॉम्बिनेशन है, जिससे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बाकी जो पैरासीटामोल या सांस फूलने की दवाई जो लोग लेकर के रखे हुए हैं घर में
कि इससे ही कर लेंगे इलाज, तो प्लीज़ अवॉइड दोज थिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर नहीं हैं, ध्यान दीजिए इसका। ठीक है बच्चों, अभी ये ट्रायल फेज में है। अगला है बच्चों वैक्सीन, और वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं, ये इतनी जल्दी काम नहीं करता। वैक्सीन बनने में और उसका ह्यूमन ट्रायल होने में और फिर उसको लाइसेंस मिलने में कि ह्यूमन बॉडी के अंदर उसे कॉमर्शियली डाला जाए, इट टेक्स टाइम। तो वैक्सीन तो भूल ही जाइए कि 1 साल के अंदर कुछ आ सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग याद रखिएगा बच्चों। तो वैक्सीन पे काम चल रहा है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और वैक्सीन अगर नहीं मिलती है तो नॉन ड्रग थेरेपी में जो अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी के रूप में आया है वो है प्लाज्मा थेरेपी। तो नॉन ड्रग थेरेपी पे हम लोग बात कर लें, नॉन ड्रग थेरेपी। ठीक है बच्चों, नॉन ड्रग थेरेपी में पहला है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी, ब्लड प्लाज्मा, जो भी पेशेंट हैं उनके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रोटीन बन जाती हैं जो उस वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं, तभी वो वायरस वहाँ से ख़त्म होता है और मार दिया जाता है। तो ये ब्लड प्लाज्मा जो पेशेंट था, यानी एक्स रोगी, पुराना वाला रोगी एक्स का ब्लड प्लाज्मा लिया गया और इस ब्लड प्लाज्मा को नए रोगी में ट्रांसफ्यूज किया गया और रिजल्ट इसके भी प्रॉमिसिंग आ रहे हैं, प्रॉमिसिंग रिजल्ट। ठीक है बच्चों, और दिल्ली में ब्लड प्लाज्मा थेरेपी पे मैक्स में, एम्स में और यहाँ मोतीलाल RML हॉस्पिटल, वहाँ पे ये चल भी रहा है, ये थेरेपी दी भी जा रही है। तो ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है बच्चों, ये है नॉन ड्रग थेरेपी। एक और आपको बता दूं बच्चों, जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ मेन कोर्स ड्रग है, उसके बारे में इसको समझना होगा थोड़ा। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे लगता है, देख लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। दूसरी है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग का लेना। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग, ये क्या होती है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग? आपको मैंने जब स्टेम सेल रिएक्शन ऑर्गन रिजेक्शन रिएक्शन पढ़ाया था, जब 3D प्रिंटर हम लोग पढ़ रहे थे, तब इस ड्रग का नाम आया था इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। ये ड्रग्स क्या करती हैं बच्चे? आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस कर देती हैं। अब आप कहोगे ये तो उल्टा काम करेंगे। आप बिल्कुल सोचना चाहिए कि अभी वायरस आया है, आप कह रहे हो कि अपनी इम्यूनिटी घटाओ, तो उसका कारण है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग को आप यूज करते हैं और कोरोना के जो सीवियर इंपैक्ट हैं उससे बच सकते हैं। एंड दिस इज ट्रू, बिकॉज होता क्या है, जरा ये इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग आप समझ गए कि इम्यूनिटी जो बढ़ाने वाले, जो हमारे सिस्टम के सैनिक हैं प्रतिरक्षा प्रणाली के, उनको सप्रेस करने वाला ड्रग दिया जाता है जिससे ये रिटेलिएट ना करें। रिटेलिएट नहीं करते तो कोरोना जो इम्पैक्ट कॉज करता है वो सीवियर तब हो जाता है बच्चों, जब एपिडर्मिस जो एपिथेलियल सेल है लंग की, उसको जाकर के उस पर कोरोना अटैक करता है। और उस कोरोना को मारने के लिए हमारे जो ये प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बहुत सारे, वो जब पहुंचते हैं और इनमें जब लड़ाई शुरू होती है तो उससे क्या होता है, एपिथेलियल सेल में स्वेलिंग आ जाती है, इडेमा हो जाता है। इडेमा आपने देखा कि हर जगह जहां भी प्रतिरक्षा प्रणाली घेरती है वायरस को या पैथोजन को, वहां इडेमा क्रिएट करती है, बीच की सेल मरती हैं और वहां पे
उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ये एडेमा स्वेलिंग होने के कारण क्या करता है कि जितना कोरोना नुकसान कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इस स्वेलिंग के कारण हो जाता है और जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो ब्लॉक होने लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए जो हमारी खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। अगर हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को थोड़ा सप्रेस कर लें, भाई अभी तू चुप बैठ, सामने वाला बदमाश है, मजबूत स्थिति में है, बाद में तुम्हें छोड़ेंगे और अटैक करना, अभी तुमको हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देते हैं ताकि सांस ले सको और धीरे धीरे शरीर में जब एंटीबॉडीज़ बढ़ने लगेंगी, जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी और हम सही पोजीशन पे होंगे, हमारी एनर्जी आ जाएगी, तब इसे अटैक करेंगे। तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग का देना कोरोना की थेरेपी में एक अच्छा अचीवमेंट है और इससे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग का यूज़, मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं फिर समझा रहा हूं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस को देखते ही रिटेलिएट कर देती है, ठीक है बच्चों, और इस रिटेलिएशन के कारण बन जाती है स्वेलिंग, एडेमा। स्वेलिंग होती है कहां? लंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोलाई में स्वेलिंग हो जाती है। और इस स्वेलिंग के कारण सूजन, इस सूजन के कारण जो आउटकम आता है वो है श्वसन तंत्र का रुक जाना, कार्य करना बंद कर देना। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली ने अटैक कर दिया है वायरस पे और सूजन आने से श्वसन बाधित। ठीक है बच्चों, ये फ्लो चार्ट बनाते हैं आप, फ्लो चार्ट बनाइए फटाफट। श्वसन बाधित हो गया प्रतिरक्षा प्रणाली के एक्टिव होने से। सिर्फ कोरोना क्या करता, वो धीरे धीरे एपिथेलियल सेल को खाता रहता और उसके खिलाफ एंटीबॉडी आपकी बनती रहती और जब थोड़ा समय मिल जाता, हमारे पास एंटीबॉडी की अच्छी टीम होती, हम इसे मार देते। लेकिन उसी बीच प्रतिरक्षा प्रणाली में कुछ लोग थे, वो कहे कि नहीं, हम ही मारेंगे इसे, खुद वध करूंगा, निकल लिए, और झेलना पड़ा पूरे श्वसन तंत्र को। तो क्या करते हैं, इनको रोकने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स यूज कर ली जाती है। इनको टैम कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है कि भाई अभी नहीं, रुक जा, सही समय नहीं है, सही समय का इंतजार कर, कोरोना को खाने दे, सांस लेने दे, ठीक है, दिस इज स्ट्रेटजी। और जब सही समय आता है तो इन्हें अनलीश कर दिया जाता है और तब तक एंटीबॉडी की पूरी टीम आ चुकी होती है और कोरोना को मार के खत्म कर देती है। ठीक है बच्चों, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू यूज इन क्योर ऑफ कोरोना। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे मुझे शेयर करनी थी। और बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, वॉश योर हैंड, यूज सैनिटाइजर, मास्क लगाओ, फॉलो डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव किसके? किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन या लोगों के नहीं, डायरेक्टिव्स जो डायरेक्टिव्स देने की क्षमता रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे ICMR, WHO, इनकी बात को हमें मानना चाहिए। और सिम्टम्स अगर पैदा हों तो छिप के बैठ नहीं जाना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि यू आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19 आर नॉट। इफ़ यू आर सफरिंग, गो फॉर आइसोलेशन। आप आइसोलेशन में जाइए, आप ठीक होंगे, पक्का ठीक होंगे, डरिएगा मत, सही होंगे और सब कुछ ठीक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। थैंक यू फॉर टुडे।